हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज रात फिर वही सपना आया माँ। क्या मतलब है इस सपने का? आपको पता है क्या माँ? कोई राज हो या कुछ घटित हुआ हो मेरे साथ बचपन में? सुबोध ने डर, हैरानी और परेशानी के मिले जुले भाव का चेहरा बनाते हुए माँ से पूछा। नहीं बेटा, मैंने तुझे जन्म दिया है। बचपन से तू मेरे पास रहा है। मुझसे बेहतर तुझे कौन समझ सकता है। तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सुबोध की माँ कांति देवी परेशान होकर बोली। माँ, फिर इस सपने का क्या मतलब है और ये हर अमावस्या को क्यों आता है, तुम ही बताओ। बेटा, हो सकता है तुझे किसी की नज़र लगी हो। मेरे राजा बेटे को विदेश से जॉब का ऑफ़र आया है ना, माइक्रोमैक्स से। पड़ोसी जल भुन गए होंगे और वो शर्मा जी लोग तो कुछ ज़्यादा ही चिढ़े हुए लगते हैं आजकल। उन्हीं की नज़र लगी होगी। इधर आ, मैं तेरी नज़र उतार देती हूँ। सुबोध को देखकर मुस्कुराते हुए माँ बोली। क्या माँ, कितनी बार नज़र उतारोगी? तुम तो बस अंधविश्वास वाली बात करती हो। तुम्हें तो कुछ भी बताना ही बेकार है। रहने दो, मैं खुद ही पता कर लूँगा। और माइक्रोमैक्स नहीं, माइक्रोसॉफ्ट से ऑफ़र आया है माँ। ये कहकर सुबोध गुस्से से ज़मीन पर पैर पटकते हुए अपने कमरे की ओर चला जाता है। 4 अमावस्या से बार बार यही सपना आ रहा है। आमतौर पर सपने रिपीट नहीं हुआ करते। मामला बहुत ज़्यादा गंभीर लग रहा है। मुझे जल्दी ही कुछ हल निकालना पड़ेगा, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। आवेश से बात करता हूँ, शायद उसे कुछ पता हो। वो तो बचपन से मेरे साथ खेला कूदा है। देरी ना करते हुए सुबोध आवेश को फ़ोन लगाता है। भाई यार, तू कहाँ है आजकल? कितने दिनों से मिला ही नहीं। कल फ्री है तो बता, तेरे घर आता हूँ। घबराते घबराते एक ही सांस में सुबोध आवेश से पूछता है। हाँ आई, आजा, फ्री हूँ, आवेश जवाब देता है। सुबोध ऑफिस से निकलकर सीधे आवेश को मिलने जाता है। यार आवेश भाई, मुझे तुझसे कुछ पूछना है। इधर उधर देखते हुए हल्की आवाज़ में सुबोध बोला। हाँ पूछना, क्या हुआ? बड़ा परेशान दिख रहा है। सब ठीक तो है ना? सुबोध के कंधे पर हाथ रखकर आवेश बड़े शांत स्वर में बोला। यार, तू मेरे बचपन का दोस्त है। हम साथ में पले बड़े हैं। तुझे याद है कि कभी बचपन में मेरे साथ कुछ अजीब घटा हुआ हो? नहीं भाई, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ तेरे साथ। ना ही ऐसा कुछ घटित हुआ था। पर बात क्या है ये तो बता। कुछ नहीं भाई, 4 अमावस्या से देख रहा हूँ, हर अमावस्या वही हवेली दिखती है सपने में। मैं तो तंग आ गया हूँ। यार, तू आज के इस मॉडर्न ज़माने में किस टाइप की बचकानी बातों में लगा है? हा हा हा। हॉरर फिल्में ज़्यादा ना देखा कर, अपने काम पर ध्यान दे। और सुना है तुझे विदेश जाने का मौका मिल रहा है। तू बस मन लगाकर काम कर, ठीक है? उसे समझाते हुए आवेश बोला। चल अब निकलता हूँ, काफ़ी रात हो गई है। मामला गंभीर था। उसका बचपन का दोस्त भी उसे ना समझ सका, तो उसे इस बात पर अधिक चर्चा करना सही ना लगा। परेशान सुबोध घर के लिए वापस निकलता है, पर घर का रास्ता एक खौफनाक घाटी से होकर जाता है। सुबोध काफ़ी लेट हो गया था। सुबोध उस घाटी से निकलता है कि तभी उसकी गाड़ी के सामने एक परछाई आती है। सुबोध ब्रेक लगाता है और वो परछाई गायब हो जाती है। तभी सुबोध को महसूस होता है जैसे गाड़ी के पीछे कोई बैठा हो। सुबोध पीछे पलटकर देखता है तो चकित रह जाता है। गाड़ी के पीछे एक सुंदर सी लड़की बैठी है और देखते ही देखते वो गायब हो गई। ये दृश्य देखकर सुबोध के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और सीधा जाकर गाड़ी घर पर ही रोकी। इस घटना का सुबोध पर गहरा असर पड़ा। वह काफ़ी दिनों तक गहरे डर में पड़ा रहा। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो थी कौन। अगर कोई भूतनी या चुड़ैल होती तो वो बड़ी डरावनी और भयंकर होती। ये तो बिल्कुल भिन्न थी।
सुबोध इस सोच में काफ़ी समय तक पड़ा रहता है, पर धीरे धीरे वक्त के साथ यूं सब भूल जाता है। एक दिन सुबोध का फ़ोन बजता है। फ़ोन आवेश का था। यार सुबोध, चल आज क्लब चलते हैं। आज रविवार भी तो है। तू काफ़ी वक्त से परेशान है, तेरा मूड सही हो जाएगा। हाँ ठीक है, सुबोध हामी भर देता है और दोनों शाम के वक्त पहुंचते हैं। वहां जाकर दोनों खूब मज़े करते हैं। नृत्य संगीत आदि कार्यक्रम चलते हैं। आवेश किसी काम से चला जाता है और सुबोध को बिल जमा करने को बोल जाता है। सुबोध जब बिल जमा करने जाता है तो देखता है जेब में उसका पर्स नहीं है। वो हैरान हो जाता है कि पर्स तो जेब में ही डाला था, फिर गया कहाँ। वो पूरे पर्स को देखता है पर पर्स कहीं नहीं मिलता। अब समस्या ये आ खड़ी हुई कि बिल कैसे जमा किया जाए। आवेश भी नहीं था। इस कारण वह चुपके से क्लब से निकलने की कोशिश करता है, पर दुर्भाग्यपूर्ण क्लब के वेटर उसे देख लेते हैं और मैनेजर के पास ले जाते हैं। मैनेजर सुबोध को बिल जमा करने के लिए बोलता है। सुबोध उन्हें बताता है कि उसका पर्स गिर गया है, मैं बाद में पैसा जमा कर दूंगा। पर मैनेजर नहीं मानता और कहता है, तुम जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। पर्स के बहाने बनाते हैं और यहाँ अय्याशी करने आते हैं। मुझे मेरे पैसों से मतलब है, वरना मैं पुलिस को फ़ोन लगा दूंगा। सुबोध के पास अब कोई चारा नहीं था। वो अपनी सबसे प्रिय और कीमती घड़ी उन्हें देकर बोलता है कि आप अभी इसे रख लीजिए, मैं बाद में पैसे जमा करके इसे वापस ले जाऊंगा। मैनेजर उस घड़ी को रख लेता है और सुबोध को जाने देता है। सुबोध घर जाकर सोचता है कि आखिर पर्स गया कहाँ। उसने तो कहीं निकाला भी नहीं, तो गिर कैसे सकता है। ये सारी घटना देखकर सुबोध को एक पल के लिए महसूस होता है कि शायद माँ सही कह रही थी, मुझे किसी की नज़र लग गई है। मैं माँ से कहकर नज़र उतरवा लेता हूँ। अगले दिन सुबोध जब जागता है तो देखता है उसकी घड़ी तो उसने क्लब के मैनेजर को दे दी थी, वो टेबल पर रखी है। सुबोध ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये घड़ी आई कहाँ से। वो अपने माँ बाप से पूछता है कि शायद वो लाए हों, पर उनमें से कोई भी घड़ी नहीं लाता। सवाल ये था कि घड़ी यहाँ आई कैसे। इस सवाल की गुत्थी सुलझाने वो क्लब के मैनेजर के पास जाता है और पूछता है कि इस घड़ी को यहाँ से किसने छुड़ाया। जिस पर मैनेजर जवाब देता है कि एक सुंदर सी युवती इस घड़ी को छुड़ाकर ले गई थी। सुबोध समझ नहीं पाता कि आखिर कौन सी युवती थी और उसका सुबोध से क्या नाता है। सुबोध के मन में सवालों की लाइन लगती जा रही थी, पर उत्तर किसी भी प्रश्न का न था। आज सुबोध के ऑफिस में ज़रूरी और ख़ास मीटिंग थी, जिसके द्वारा सुबोध की प्रमोशन और विदेश जाने का मौका मिलना था। पर जल्दी में सुबोध मीटिंग की फ़ाइल घर पर ही भूल जाता है, जिसकी वजह से ऑफिस में उसकी बहुत बेइज्जती होती है। ऑफिस में और वो डील भी हाथ से निकल जाती है जो प्रमोशन का एकमात्र सहारा थी। अब सुबोध को गुस्सा आ रहा था, ये सब हो क्या रहा है उसके साथ और ये क्यों। एक दिन सुबोध अपने किसी दोस्त के मुंह से पहाड़ी पर मंदिर का जिक्र सुनता है, जहां सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। लेकिन वहां जाना मुश्किल था, क्योंकि वह मंदिर रात के 1 से 4 खोला जाता था और मंदिर का मार्ग एक भयंकर और डरावना था जो जंगल से होकर गुजरता था। उस जंगल के बारे में कहा जाता था कि ये जंगल जंगली जानवरों से भरा है, लेकिन कैसे पहुंचा जाए। वहां पहुंचने के लिए जब 3 घंटे की रात को भूल जाना चाहिए, तब मंदिर ठीक समय तक वो पहुंच सकता है। और जंगल के रास्ते इतने घने होते हैं कि जंगल को पार करना असंभव है। ऐसा करना असंभव है क्या। सुबोध एक बहुत गहरी सोच में था कि मंदिर जाना चाहिए या नहीं। उसे इस परेशानी का हल चाहिए था। उसे मंदिर जाना ही था। साहस के साथ वो व्यक्ति बिना किसी के मंदिर के लिए निकलता है। रात के 1 बज रहे थे। सुबोध ने आधा रास्ते तो पार कर लिया, लेकिन अब इसके आगे क्या था।
यहाँ तो रास्ता ही नहीं था। सारे पेड़ एक दूसरे से बंधे हुए थे और देखते ही देखते सारा जंगल एक मंदिर में बदल जाता है। सुबोध के समझ में नहीं आ रहा था कि वह मंदिर किसका है और किसने उस पर कब्जा कर लिया है, लेकिन ये कोई भूत है या गश, ये समझ नहीं पाता। तभी दो सैनिक आते हैं और उसे कहीं पकड़कर ले जाते हैं। सुबोध चिल्लाता है, दहाड़ता है, पर वो लोग उसकी कोई बात नहीं सुनते और अंदर ले जाते हैं। अंदर ईश्वर की मूर्ति थी, जिसके सामने एक सफ़ेद कुर्ता पहने बूढ़ा सा व्यक्ति खड़ा था। सुबोध के आते ही वो बूढ़ा सा व्यक्ति अपने सैनिकों से कहता है, लटका दो इसे रस्सी से। उस बूढ़े से आदमी के इतना कहते ही वो सैनिक उसे रस्सी से लटका देते हैं और आग के मसालों को जलाते हैं। सुबोध को लगता है अब इन आदिवासियों से बचना नामुमकिन है और अब उसका जीवित रहना भी संभव नहीं। सुबोध को वो आदिवासी का सैनिक आग देने वाला ही था कि अचानक उसका मुखिया चिल्लाया, मूर्ख, ये क्या करने जा रहे हो? उसकी एक उंगली कटी है, उसकी उंगली से खून निकल रहा है और आप सभी पूर्णतः जानते हैं पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति ही बलि के लिए सही रहता है। इसे छोड़ दो, अन्यथा ये हम सभी को विनाशकारी साबित होगा। आदिवासी की बात सुनकर सुबोध ने अपनी उंगली की ओर देखा और पाया वास्तव में उसकी एक उंगली से खून निकल रहा था, पर यह खून कैसे आया वो समझ नहीं पाया। उन आदिवासियों ने सुबोध को छोड़ दिया और जैसे तैसे सुबोध वहाँ से भागकर बाहर आया और आते टाइम उसकी निगाह एक लड़की से जा टकराई। ये वही लड़की थी जो हर परेशानी के समय उसकी मदद करती थी। सुबोध अब मंदिर तक पहुँचता है। मंदिर काली माँ का था। उसने मुख्य गेट से प्रवेश किया। अंदर पहुंचकर वो दिन के प्रकाश में मंदिर के पुजारी को देखता है, जो निर्वस्त्र होकर ध्यान में बैठे थे। सुबोध उनके पास जाकर चुपचाप बैठ जाता है और ध्यान से बाबा की ओर देखने लगता है। हिम्मत करके वह जैसे ही अपना हाल बताने के लिए मुंह खोलने लगता है, वैसे ही वो साधु से देखने वाले पुजारी अपनी आंखें खोलकर मुद्रा से जाग जाते हैं और सुबोध की ओर देखकर बोलते हैं, कहो बेटा, कैसे आना हुआ? सुबोध उन्हें सारी घटना बताता है। पुजारी अपनी ज्ञान विद्या से पता करके कहते हैं, तुमने बहुत बड़ा साहस का परिचय देकर इस भयंकर जंगल के पार करके मेरे पास पहुँचे हो। मैं अब तुम्हें ऐसे ही वापस नहीं भेज सकता। जानना चाहते हो तो लो जानो, जो हवेली तुम्हें स्वप्न में दिखती है वो कालिंदा नामक गांव में है। वहीं जाकर पता करो, वहां तुम्हें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। इतना कहकर वो पंडित फिर से ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं। सुबोध पंडित के कहे मुताबिक कालिंदा के लिए निकल जाता है, लेकिन मार्ग में बाधा बनी वो उफनती हुई नदी थमने का नाम नहीं ले रही थी, जिसे पार करके ही कालिंदा पहुंचा जा सकता था। सुबोध अब परेशान होकर नदी का तेज बहाव देखने लगता है। अब आगे का रास्ता कैसे तय किया जाए? इस पुराने टूट चुके लकड़ी के पुल पर तो जान का खतरा है, उसने मन ही मन सोचा। वो हताश होकर वहीं इंतजार करने लगा कि कब नदी थमे तो आगे का रास्ता तय करे। इंतजार करते करते दिन कब रात में बदल गई, उसे तो जैसे कुछ होश ही न रहा। उसे बस अब अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। परेशान सुबोध वापस लौटने लगा, जब ही अचानक वहाँ एक वृद्ध सा दिखने वाला व्यक्ति आया और सुबोध से बोला, बेटा, नदी की उफान का थमना तो मुश्किल है, पर अगर तुम कालिंदा जाना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दूसरे रास्ते से ले जाऊंगा। सुबोध सोच में पड़ गया और सर से लेकर पांव तक उस बूढ़े आदमी का मुआयना करने लगा। इन पर भरोसा किया जाए या नहीं? उनकी हालत देखकर सुबोध को लगा कि कोई सज्जन व्यक्ति है। सुबोध ने उनकी बात मान ली और उन्हें अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। अब दोनों किसी दूसरे रास्ते कालिंदा के लिए निकल गए। सुबोध के मन में आया कि क्यों न इनके उसका रहस्य जाना जाए। काका, मैं आपसे कालिंदा के बारे में कुछ पूछ सकता हूँ? सुबोध ने हल्की आवाज़ में कहा। हाँ बेटा, पूछो, क्या बात है? काका, आप कालिंदा में ही रहते हैं?
हाँ बेटा, यहीं अकेला एक झोंपड़ी में रहता हूँ। अकेले क्यों? अपनी पत्नी और बच्चे नहीं हैं क्या? सब थे बेटा, पर क्या काका, बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊँगा। अच्छा काका, मैं वो कालिंदा की हवेली के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। क्यों बेटा, तू क्यों उस हवेली के बारे में जानना चाहता है? बस ऐसे ही काका। हाँ, थोड़ा बहुत सुना है बेटा। क्या सुना है काका आपने? मुझे भी बताइए। उस हवेली में राजा भूमिंदर की 2 पत्नियां रहती थी। दोनों अति सुंदर और समझदार थी। एक का नाम अदिति था, दूसरे का नाम संदिति। दोनों सगी बहनें थीं। राजा भूमिधर भी अपनी दोनों रानियों से अति प्रेम करता था, पर किसी राजद्रोही ने उन सबको जहर देकर मार डाला, और उनकी पुत्री को भी। जब से सुनते हैं कि उन सब की आत्मा भटकती है, पर किसी महातपी के पराक्रम और शक्ति से राजा और रानी तो मुक्त हो गए, पर उनकी बेटी आज भी वही हवेली में भटकती है, जो राजकुमारी रूपा के नाम से प्रसिद्ध है। उस हवेली में कोई नहीं जाता। वहाँ जो भी जाता है लौटकर वापस नहीं आता। अरे बेटा, हम बातों ही बातों में कालिंदा पहुँच गए। यहाँ से सीधे मुड़ना तो तुम हवेली तक पहुँच जाएगे। पर काका, आप इस सुनसान जंगल में क्यों उतर रहे हैं? बेटा, वो सामने देख, मेरी झोंपड़ी है, मैं यहीं रहता हूँ। और ये जो दीवार दिख रही है, यह हवेली की पिछली दीवार है। उसी के सहारे बनी झोंपड़ी में रहता हूँ मैं। सुबोध के मन में अभी भी कई प्रश्न थे, पर वो चुप रहता है और काका को वहीं छोड़कर आगे हवेली की ओर बढ़ता है। सुंदर से बगीचे के सामने वो डरावनी हवेली मानो चुड़ैल सी प्रतीत हो रही थी। सुबोध हवेली के सामने कुछ समय खड़े होकर सोचता है कि अगर यहाँ कोई राजकुमारी की आत्मा भटकती है, वो मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मुझे क्यों ये हवेली सपने में दिखती है? वो वहाँ के लोगों से हवेली के बारे में पूछताछ करता है, पर कोई सुबोध को हवेली का सच नहीं बताता। सबका यही कहना था कि हवेली का सच कोई नहीं जानता। लेकिन हैरान सुबोध जब अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है, तो उसे उस बूढ़े आदमी का ख्याल आता है, जो उसे उस उफनती नदी के किनारे मिला था। अरे वो काका, उन्हें कैसे सब पता है, जबकि उनकी उम्र से भी बड़े लोग हैं, वो भी नहीं जानते। काका कैसे जानते हैं ये सब? वो तुरंत उसी दिशा में अपनी गाड़ी घुमाता है जहाँ उसने काका को छोड़ा था। वहाँ पहुंचकर सुबोध ने जो देखा, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पेड़ पौधे, जंगल और ये कच्ची सड़क, सब वहाँ तो है, फिर यहाँ तो झोंपड़ी कहाँ गई? सर पकड़ते हुए उस वीरान से जंगल में सुबोध अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। अगले आधे घंटे तक हर जगह देखने के बाद उसे वो झोंपड़ी नहीं मिली। अब उसका मन सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो बूढ़ा आदमी था कौन। हैरान परेशान सुबोध हर संभव प्रयास करने के बाद भी उस झोंपड़ी को ढूंढ नहीं पाया। अंत में थक कर वो अपने घर वापस लौट जाता है। एक दिन सुबोध को रात में स्वप्न आता है कि कोई बाबा है जो नदी के बीचों बीच आश्रम बनाकर रहते हैं और वो उसे अपने पास बुला रहे हैं। तभी सुबोध की नींद खुल जाती है। सुबोध उठकर चौंक जाता है। पहले तो वो सोचता है कि शायद भ्रम है, पर पता नहीं क्यों वो उस आश्रम के प्रति खिंचाव सा महसूस करता है। सुबोध बेटा, सुबोध, उसकी माँ आवाज़ लगाती है। हाँ माँ, आया। बोलो क्या काम है? बेटा, मेरे कमरे में कपड़ों की पोटली रखी है, ले आना ज़रा। हाँ माँ, लाया। सुबोध अपनी माँ के कमरे में कपड़ों की भरी पोटली लेने चला जाता है। सुबोध कपड़ों की पोटली लेकर मुड़ता है कि सुबोध की नज़र उस पोटली के नीचे वाली पोटली पर पड़ी। सुबोध ने सोचा क्यों न जाकर देखा जाए इसमें क्या है। सुबोध जाकर पोटली खोलता है तो उसमें सुबोध के बचपन के कपड़े रखे हुए थे और एक छोटा सा डिब्बा, जिसे खोलने पर उसमें से एक चाबी मिलती है। अरे ये तो उस संदूक की चाबी है जो स्टोर रूम में पड़ी थी। माँ तो कहती है इसमें बेकार सामान है, तो इसकी चाबी इतना संभाल कर क्यों रखी है? मुझे जाकर देखना चाहिए, सुबोध मन में सोचते हुए बड़बड़ाता है। सुबोध, अभी तक कपड़े नहीं मिले तुम्हें?
माँ दोबारा एक ज़ोरदार आवाज़ देती है। हाँ माँ, मिल गए, चिल्लाते हुए सुबोध बोला। सुबोध माँ को पोटली देकर चाबी के साथ स्टोर रूम की ओर बढ़ता है। इस समय माँ भी काकी के साथ व्यस्त है। ये सही समय है, जाकर देखना चाहिए उस संदूक में है क्या, उसने सोचा और दबे पांव चुपचाप घर के नीचे बने स्टोर रूम की सीढ़ियाँ उतरने लगा। स्टोर रूम में जाकर वो जैसे ही संदूक खोलता है, उसमें उसे कुछ रजाई गद्दे, कंबल और कुछ पुराना सामान मिलता है जो कूड़ा कचरा लग रहा था। तभी उसकी नज़र कागज़ के किसी चीज़ पर पड़ी। वो एक लिफाफा था जो कि पुराने बिस्तरों की आड़ में दबकर कुछ मटमेला सा हो गया था। सुबोध उस लिफाफे को खोलता है तो उसमें एक तस्वीर और एक नक्शा मिलता है। वो तस्वीर को जैसे ही मोड़ता है तो चौंक जाता है। ये तो उन बाबा की तस्वीर है जो मुझे सपने में दिखे थे। इसका मतलब वो कोई वहम नहीं था, हकीकत था। पर बाबा मुझे क्यों बुला रहे हैं? और दूसरा कागज़ खोलने पर ये तो बाबा के आश्रम का नक्शा है। मुझे जाना चाहिए, आज ही निकलता हूँ। पर उस सुनसान रास्ते से कैसे अकेला जाऊँगा? सुबोध मन ही मन सोचता है। सुबोध अकेला ही बाबा से मिलने निकल पड़ता है। नदी का रास्ता था, इस वजह सुबोध को रास्ता पैदल ही तय करना था। सुबोध आगे बढ़ा, जब ही चर चर जैसे अजीब सी आवाज़ों ने सुबोध के कदम रोकने चाहे, पर सुबोध साहस के साथ आगे बढ़ता है। उसके कानों में भी ये अजीब सी आवाज़ें उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी। फड़ाक भड़ाम जैसी आवाज़ों में एक बार फिर सुबोध का साहस तोड़ा। सुबोध आगे बढ़ता है, उसके पहले ही एक पिशाच उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अंगार सी जलती लाल आंखें, बड़े बड़े दांत और लंबे और उल्टे पैर। उसे देखकर सुबोध के होश उड़ जाते हैं। उसे देखकर सुबोध को समझ नहीं आया कि क्या करे। सुबोध यहाँ वहाँ देखता है पर उसे भागने का कोई मार्ग नज़र नहीं आता। सुबोध को लगता है इस बार वो नहीं बचेगा। वो डर के मारे कांपने लगता है और वो पिशाच जैसे ही उसके करीब आता है तो सुबोध अपनी आंखें बंद कर लेता है और गिर जाता है। अगले पहर जब सुबोध को होश आता है तो वह खुद को एक आश्रम में पाता है। मैं यहाँ कैसे, वो सोच में पड़ जाता है। तभी पीली धोती में एक शख्स आता है जिनके शरीर पर सिर्फ पीली धोती कुर्ता था और हाथ में एक माला। जैसे ही सुबोध उन्हें देखता है, उनके ऊपर सवालों की वर्षा कर देता है। मैं यहाँ कैसे आया? मुझे यहाँ कौन लाया? मेरे शिष्य तुझे यहाँ लेकर आया। तू उन्हें बीच सड़क पर मूर्छित अवस्था में मिला था तो वो तुम्हें अपनी कुटिया में ले आए, पीली धोती वाले बाबा ने जवाब देते हुए कहा। पर मुझे निकलना है, मुझे अलौकिक बाबा से मिलने जाना है। अगर आज नहीं पहुंचा तो शायद बहुत देर हो जाएगी। सुबोध घबराकर उठता है और कुटिया के दरवाजे की ओर मुड़ता है। वत्स, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, तुम सही जगह पर हो। मतलब मैं कुछ समझा नहीं, सुबोध बोला। मैं ही अलौकिक बाबा हूँ। आप बाबा हैं? पर ये मैं कैसे मान लूँ कि आप ही अलौकिक बाबा हैं? वत्स, तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम यहाँ मुझसे उस हवेली की राजकुमारी का राज जानने आए हो ना? जी महाराज। सुबोध ये सुनकर बाबा के चरणों में गिर जाता है। बाबा, आपको तो सब पता है, तो आप ही बता दीजिए ये क्या बात है। वत्स, मैं सब बताऊंगा, पर उससे पहले तुम्हें झील किनारे स्नान करना होगा। तुम पहले स्नान करके ये पीले वस्त्र ग्रहण करो, फिर मैं तुम्हें सारी कहानी बताऊंगा। सुबोध को ये सुनकर अजीब लगता है कि राज जानने के लिए स्नान करना ज़रूरी है क्या? पर विवश होकर वो स्नान करने चला जाता है। सुबोध स्नान करने वापस आता है तो बाबा के पास बैठकर उनसे अपने सवालों का जवाब मांगता है। बाबा, मैं यहाँ यही जानने आया हूँ कि उस सपने का क्या मतलब है जो हर अमावस्या मुझे आता है। कौन है वो राजकुमारी और क्यों मेरे पीछे पड़ी है? बेटा, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, पर इतना समझ ले तू कि तेरी जान खतरे में है। बाबा, पर मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? वो मुझे क्यों मारना चाहती है? नहीं बेटा, वो तुझे मारना नहीं चाहती, वो तो तुझसे विवाह करना चाहती है।
बात उन दिनों की है जब तू 5 वर्ष का था। तेरी माँ बाप को औलाद नहीं थी और हवेली के पास वाले मंदिर के आशीर्वाद से तू उनकी झोली में आया। इस कारण तेरे 5वें जन्मदिन पर तेरे माँ बाप तुझे लेकर उस मंदिर में भोज करवाने गए थे। भोज चल रहा था और तू खेलते खेलते अपने माँ बाप से ओझल होकर हवेली के दरवाजे तक पहुँच गया। तेरी मनमोहक छवि देखकर उस हवेली के राजा रानी ने तुझे अपनी शक्तियों से अंदर बुला लिया। उनकी राजकुमारी भी उस वक्त छोटी थी। वो तुझ पर मोहित हो गई। तू 3 दिन तक उनके कब्जे में रहा। सबने तेरी उम्मीद छोड़ दी थी। बस एक तेरी माँ ही थी जो तेरी उम्मीद में मेरे पास आई और मैंने अपनी शक्तियों से तुझे वहाँ से वापस निकाला। राजा और रानियों की आत्मा तो मुक्त हो गई, पर राजकुमारी रूपा अभी भी वहीं भटकती है और अगली माह की अमावस्या को वो तुझे अपने साथ लेने आएगी। और एक बार उसने तुझसे विवाह कर लिया तो उसे मुक्ति दिलाना नामुमकिन हो जाएगा। बाबा ने बड़ी गंभीर सी भारी आवाज़ में कहा। बाबा, तो आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? डरते हुए सुबोध बोला। बेटा, इसका तो बस एक ही उपाय है, तू उसके साथ चला जा। बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? अरे बेटा, चिंता मत कर, तेरे साथ ऊपर वाले का आशीर्वाद है। ये ले कलावा, ये कलावा बांध कर जाना। मैं विवाह के वक्त वहाँ पहुँच जाऊँगा और अपनी दिव्य शक्तियों से तुझे मुक्त कराऊँगा। ठीक है बाबा। सुबोध बाबा का आशीर्वाद लेकर वापस लौट जाता है। समय बीतता जाता है और माँ की अमावस्या करीब आती जाती है। सुबोध मनी मन बहुत बेचैन था कि क्या होगा, वो बच भी पाएगा या नहीं। वक्त बीतता गया और अगले माह की अमावस्या भी आ गई। आधा दिन सुबोध की बेचैनी में कट चुका था। हर पल इसी बात का डर था कि वो कब आएगी और कैसे उसे ले जाएगी। शाम के 4 बज रहे थे कि अचानक सुबोध को घर के बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। सुबोध अपने कमरे से झांक कर देखता है तो पाता है कि आवेश नीचे कार लेकर आया है। इतने में फ़ोन की घंटी बजती है। सुबोध चौंक कर देखता है तो अरे ये तो आवेश का नंबर है। सुबोध फ़ोन उठाता है। यार भाई सुबोध, कहाँ है? जल्दी आ, मैं नीचे तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। आवेश फ़ोन पर बोलता है। सुबोध जल्दी से तैयार होकर नीचे पहुँचता है। चल कहीं घूमने चलते हैं, बहुत वक्त से कहीं घूमा नहीं। आवेश सुबोध से बोलता है। नहीं भाई, मेरा मन नहीं है, तू जा, मैं नहीं जा सकता। सुबोध उदास स्वर में जवाब देता है। आवेश जिद करता है और ज़बरदस्ती सुबोध को बैठाकर ले जाता है। पर इस रात से वो अनजान था कि आवेश के भेष में उसे जो ले जा रहा है वो कोई और नहीं, राजकुमारी रूपा थी। देखते ही देखते ये लोग कालिंदा के रोड पर पहुंच जाते हैं। आवेश, तू कहाँ ले जा रहा है मुझे? सुबोध घबराकर कहता है। वहीं जहाँ तेरी मंजिल है। और गाड़ी 90 की स्पीड में भगाकर सुबोध को हवेली में ले जाता है। अब सुबोध समझ जाता है कि ये कोई और नहीं, राजकुमारी ही है। हवेली के सामने गाड़ी खड़ी करके राजकुमारी अपनी जादुई शक्तियों से सीधा हवेली में प्रवेश करती है और सुबोध को भी खींचकर ले जाती है। सुबोध घबराया हुआ समझ नहीं पाता अब क्या करे। हवेली में प्रवेश करते ही उसे कुछ धुंधली सी यादें फीकी पड़ती नज़र आती हैं। हवेली का अंगार आज भी इतना आकर्षण और ख़ूबसूरत था कि उसे देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ कोई आत्मा का वास होगा। अंदर ले जाकर सुबोध को रस्सियों से बांधकर खूंटे से लटका दिया जाता है। सुबोध ने अब तक राजकुमारी रूपा को नहीं देखा था। वो चाहता था कि उसे एक बार उसके असली रूप में देखा जाए। तभी कुछ दासियां आती हैं और सुबोध को छोड़कर राजकुमारी रूपा के शयन कक्ष में ले जाती हैं। शयन कक्ष पहुंचकर सुबोध जब रूपा को देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसकी खूबसूरती इतनी गहरी थी कि अच्छे से अच्छा इंसान बहक जाए। वो लंबे लंबे काले बाल, गोरा रंग, पतली कमर और सफ़ेद रंग पर वो होंठों के नीचे काला तिल, मानो कोई नूरी की परी।
जन्नत से उतरकर ज़मीन पर आ गई हो। रूपा सुबोध को बैठने का इशारा करती है और दासियों से बाहर जाने को कहती है। सुबोध, तू नहीं जानता मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। तेरे लिए अब तक ज़िंदा हूँ। तू नहीं जानता, तुझे मैंने हर बार मौत के मुंह से बचाया है। वो पहली बार होटल में घड़ी, दोबारा उन आदिवासियों से तेरी उंगली काटकर तुझे बचाया, और फिर उस भूखे दानव से भी। मैं तुझसे विवाह करना चाहती हूँ। तू बता, चुपचाप मुझसे विवाह करेगा कि मैं ज़ोर ज़बरदस्ती करवाऊँ? राजकुमारी ने बड़ी मनमोहक आवाज़ में कहा। सुबोध राजकुमारी रूपा की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है और हामी भर देता है। सारी तैयारियां करवाई जाती हैं। सुबोध को नए वस्त्र तैयार किया जाता है और राजकुमारी रूपा विवाह के लिए दुल्हन के रूप में सजती संवरती है। विवाह की प्रक्रिया शुरू की जाती है। धीरे धीरे विवाह संपन्न होने जा रहा था। अब तो सुबोध को डर लग रहा था कि अगर ये विवाह हो गया तो रूपा उसे मार डालेगी। पर ये क्या? तभी राजकुमारी रूपा बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। ये देखकर सुबोध डर जाता है, पर जब सामने देखता है तो पाता है कि अलौकिक बाबा खड़े हैं। वो सुबोध को यहाँ से भागने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि अगर रूपा अपने असली रूप में आ गई तो ये सुबोध को छोड़ेगी नहीं। सुबोध अग्निकुंड छोड़कर निकलता है कि तभी थोड़ी दूर जाकर वो खुद को कमरे में बंद पाता है और कमरे के दरवाजे पर एक आकृति आती है। अंगारों सी जलती लाल आँखें, बड़े बड़े भयानक दांत और उनसे लाल खून सा टपक रहा था। बड़े बड़े बाल उसे वो भयानक बना रहे थे। सुबोध डर से थरथर काँप उठता है और आंखें बंद करता है। कुछ समय पश्चात आंखें खोलने पर देखता है कि आकृति जा चुकी है। सुबोध वहीं से भागने की कोशिश करता है, पर यह क्या? सुबोध तो लाल कोठरी में फंसता जा रहा था। सुबोध जैसे तैसे मुसीबतों से लड़ते हवेली के बाहर कदम रखता है कि अचानक हवा का एक ज़बरदस्त झोंका आया और सुबोध को वापस हवेली में उड़ा ले गया। उस पर लहू जमा देने वाली ठहाकों से पूरी हवेली गूंज उठी। यह हंसी किसी और की नहीं, रूपा की थी। सुबोध समझ चुका था कि अब वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है और इससे बचना नामुमकिन है। और तभी अलौकिक बाबा भी कहीं जाने नहीं पड़ रहे थे। तभी सुबोध की नज़र रूपा के चुड़ैल साए पर पड़ती है। सुबोध, तूने बहुत गलत किया मेरे साथ। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरे साथ गद्दारी की। अब तू देख तेरे साथ मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर वो साया गायब हो जाता है। सुबोध मन ही मन अलौकिक बाबा को याद कर रहा होता है। अब उनके अलावा सुबोध को कोई नहीं बचा सकता कि तभी एक चमत्कार होता है। हवेली के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। यह देखकर सुबोध प्रसन्न हो जाता है और बाहर खड़ी कार में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई सुबोध ने गियर डाला और आगे बढ़ा दी, मगर ये क्या, कार वहां से आगे बढ़ने के बजाय वापस हवेली की ओर मुड़ गई, और वो भी तेज़ रफ्तार से। सुबोध के हाथ में स्टीयरिंग तो था, पर लग रहा था जैसे कोई अनजानी ताकत से कार वापस हवेली की ओर मुड़ गई। भम भड़ाक की ज़ोरदार आवाज़ से सुबोध चीख पड़ता है और लहूलुहान होकर बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। कुछ समय पश्चात जब सुबोध की आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक झोंपड़ी में खटिया पर लेटे हुए पाया। इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उसे एक आदमी की छवि दिखाई दी। अरे ये क्या, ये तो काका हैं। वही काका जो पिछली बार कालिंदा आते वक्त सुबोध की गाड़ी में बैठकर आए थे। काका, आप और मैं यहाँ कैसे? बेटा, पहचान गए तुम मुझे? हाँ काका, आपको कैसे नहीं पहचानूंगा, आप मेरे साथ कई वक्त गुजारे हो। हाँ बेटा, कल रात तुम मुझे हवेली के दरवाजे पर पड़े मिले। मैं तुम्हें यहाँ ले आया। तुम उस हवेली में क्या कर रहे थे बेटा? सुबोध काका को अपनी कहानी सुनाता है, उसके साथ क्या हुआ। इस पर काका बोले, हमें राजकुमारी रूपा, जो कि अब चुड़ैल रूप में बदल चुकी है, उसे मुक्ति दिलाना होगा। हम पूरी तैयारियों के साथ हवेली जाएंगे।
नहीं बाबा, आप जाइए, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। बहुत खतरनाक है वो, मुझे मार डालेगी। मुझे नहीं मरना। बेटा चिंता मत करो, मैं हूँ ना। और हमें वहाँ अलौकिक बाबा की मदद करने जाना होगा। उस चुड़ैल रूपा ने उन्हें अपनी अंदरूनी शक्तियों से कैद कर लिया है। इस पर सुबोध बोलता है, क्या अलौकिक बाबा को कैद? बेटा उस चुड़ैल ने उन पर अपने छल का प्रयोग किया। ठीक है काका, तो फिर मैं चलता हूँ आपके साथ। अलौकिक बाबा ने मेरी मदद की थी, अब मेरा वक्त है। मैं उन्हें मुसीबत घड़ी से अकेले इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकता। दोनों पूरी तैयारी के साथ हवेली में प्रवेश करते हैं। हवेली में प्रवेश करते ही तो चौंक जाते हैं कि राजकुमारी रूपा चुड़ैल का रूप छोड़ चुकी है। ऐसे में तो उसे मुक्त करना बहुत ही मुश्किल पड़ जाएगा। राजकुमारी को चुड़ैल के रूप में लाना बहुत ज़रूरी है काका, सुबोध को कहते हुए कि वो उसे कुछ पुरानी बातें याद दिलवाए, ताकि रूपा को उन्हें याद करके गुस्सा आए और वो गुस्से में खुद को चुड़ैल के रूप में बदल ले। जब तक मैं इसे मुक्त करने का तरीका ढूंढता हूँ। जैसे ही वो अपना रूप बदले, इसे हवेली के पीछे वाले दीवार के बगल में बनी दीवार तक ले जाना, बाकी मैं देख लूँगा। सुबोध बाबा के कहे अनुसार ही करता है। वो राजकुमारी रूपा के पास जाता है। उसे देखते ही राजकुमारी रूपा की आंखों में खून खौलने लगता है। सुबोध पहले तो डर जाता है, फिर साहस करके रूपा के सामने उन पिछली बातों को फुरेदने लगता है। सुबोध की बातें सुनकर रूपा का क्रोध बढ़ता है और वो धीरे धीरे चुड़ैल में परिवर्तित होने लगती है। जैसे ही रूपा चुड़ैल के रूप में बदलती है, सुबोध उसे अपने पीछे भगाकर हवेली के पीछे दीवार के पास बनी दीवार के पास ले जाता है। पर वो चुड़ैल दीवार के आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि काका ने वहाँ एक रेखा खींच रखी थी। काका को देखकर चुड़ैल कुछ बुदबुदाती है, तू फिर आया यहाँ? तू क्यों अपनी जान के पीछे पड़ा है? चला जा, अभी भी वक्त है। मुझे बस सुबोध चाहिए, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं काका। उसकी बात सुनते ही कुछ बड़बड़ाकर कोई मंत्र पढ़कर उसके ऊपर हाथ में लिया हुआ जल छिड़क देते हैं। जैसे ही उस चुड़ैल पर जल पड़ता है तो वो तड़प तड़प कर नीचे गिर जाती है। तभी काका सुबोध को कहते हैं, बेटा इसकी जान एक बोतल में कैद है और ये बोतल इसी स्थान पर कहीं है। जल्दी से हमें उस बोतल को ढूंढकर उसे जलाना होगा, वरना अगर रात के 12 बजे तक पहुंच गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उल्टे हम ही मारे जाएंगे। मैं जब तक इसे अपने मंत्र में कैद किए हुए हूँ, तब तक तू जल्दी से जल्दी बोतल ढूंढ ले। सुबोध बोतल की तलाश में इधर उधर घूमता रहा। उसे खुले स्थान में बोतल छिपी भी कहाँ होगी। सुबोध पूरी मेहनत लगा देता है, पर बोतल कहीं नहीं मिलती और वक्त भी 11:30 पहुँच गया। इस अंधेरी घनघोर रात में बोतल कैसे ढूंढी जाए, ये सब चिंता सुबोध को परेशान कर रही थी। काफ़ी देर ढूंढने के बाद अचानक उसका पैर फिसलता है और वो गिरता है। पर जैसे ही वो गिरता है, उसकी नज़र पास में लगे पीपल पेड़ पर पहुंचती है। यहाँ उस पेड़ की जड़ों में एक शीशी थी। सुबोध जल्दी से उठकर वो शीशी उठाता है। तभी काका चिल्लाते हैं, सुबोध जल्दी कर, हमारे पास वक्त नहीं, अब मैं और इसे अपनी कैद में नहीं रख सकता। सुबोध जल्दी से शीशी का ढक्कन खोलता है तो उसमें किसी पेन की नोक निकलती है। सुबोध देखकर हैरान रह जाता है, ये क्या? और वो बोतल कहाँ है जिसमें चुड़ैल के प्राण हैं? और इसी सोच में सुबोध को पता नहीं कि अब वो नोक उस शीशी के ढक्कन पर घसीटी जाती है। जैसे ही नोक शीशी के ढक्कन पर घसीटती है, शीशी अपने पूर्ण रूप में बदल जाती है, जिसमें चुड़ैल के प्राण हैं। तभी काका की आवाज़ फिर दोहराती है कि सुबोध जल्दी। सुबोध उस बड़ी शीशी में कपड़ा लपेटकर उसको ज़मीन पर फेंकता है और अपनी जेब से माचिस निकालता है। वो चुड़ैल सुबोध के सीने पर सवार हो जाती है। सुबोध पूरी शक्तियों से उसे अपने ऊपर से हटाने का प्रयास करता है, पर वो नाकामयाब रहता है। पास ही काका वहां आकर उस बोतल को जला देते हैं। जैसे ही बोतल में आग लगती है, वो चुड़ैल ज़मीन पर आ गिरती है और राख बन जाती है।
सुबोध पास में खड़ा ये सब देखता है और काका से पूछता है, काका आपको ये सब कैसे पता था? काका जवाब देते हैं, जिसके शरीर को अभी मैंने जलाया वो मेरी बेटी है। वर्षों से इसे मुक्त कराने की सोच रहा हूँ, पर आज मैं सफल हो पाया। अब मेरा भी वक्त हो गया है, मुझे भी जाना होगा। और हाँ, अलौकिक बाबा छूट चुके हैं, वो अपने आश्रम वापस पहुँच गए हैं। यह कहकर काका अपनी आंखें बंद करते हैं और वहीं प्राण त्याग देते हैं। सुबोध अपने घर लौट जाता है, खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है। कालिंदा की उस हवेली में अब किसी का कोई डर नहीं था। कालिंदा की सारी औरतें हवेली के मंदिर में पूजा करने आती हैं और बच्चे हवेली में खेलने आते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।